है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आज के एडिटोरियल की अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो इसके अंदर आज हम जो एक ये एडिटोरियल और साथ में एक ये एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज तारीख की बात करें तो 20 अगस्त 2022 है और आज वैसे भी सैटरडे है, तो कल हमारा एडिटोरियल नहीं आएगा। लेकिन अब हम एक पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको संडे टू संडे आपको एक रिवीजन वीडियो भी जो है मिलेगी, ताकि कुछ एस्पिरेंट्स जो सच में रिवीजन करना चाहते हैं अच्छे से, तो हम उनको जो है एक बहुत अच्छे पैटर्न में आपको रिवीजन करा सकें। तो इसमें वीकली रिवीजन स्लॉट भी एडिटोरियल का आएगा। तो कल संडे के दिन आपको करीब 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेंगी एक रिवीजन वीडियो के थ्रू, ताकि आप अपने एडिटोरियल्स को अच्छे से रिवाइज भी कर सकें और साथ में अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा एनरिच कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक है आपका, अगर बात करें तो बिल्किस बानो का केस है। गुजरात दंगों में अभी आपने देखा होगा 2002 के अंदर जो गुजरात दंगे हुए थे, तो उनके अंदर इसी को लेके मतलब कि यहाँ पर एक जो एक ये मतलब बिल्किस बानो जो एक महिला है, उनके साथ जो है रेप किया गया। फिर अभी हाल ही में लेटेस्ट में ये पता चला कि 15 साल के बाद 11 लोगों को जो छोड़ दिया गया है। तो उसी के केस को लेके पॉइंट्स यहाँ पे कुछ उठाए गए हैं कि छोड़ दिया गया, और जिस तरह से आज के समय मतलब कि गुजरात के अंदर उन लोगों को एज एक अपराधी के तौर पे ना देखते हुए एक मतलब कि एक सेलिब्रिटी के तौर पे जो उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो उसी केस को यहाँ पे डिस्कस हम करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इसके हम मतलब कि एक तरह से समाज को मैसेज आता है, एक सोसाइटी को क्या मैसेज आता है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो फ्री बीप्स की जो चर्चा करी मतलब चल रही है, जिसको हम कहते हैं मुफ्त ओपार, या फिर हम बोल सकते हैं मुफ्त ओपार, या फिर आप बोल सकते हो मुनाफखोरी। ठीक है, ये 2 वर्ड्स जो मतलब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कहते हैं, इस एडिटोरियल में यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो हमारे जो फ्री बीप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट का। इसको जो है स्टेट नहीं बंद कर पाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मतलब मनुष्य को, यानी कि अगर बात करें तो भारत की जनता को काफ़ी ज़्यादा जो फायदा हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सोलर पावर लाइट के ऊपर जो बात करी गई है, और त्रिपुरा का केस यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया है, तो इसको आप ना अगर पढ़ लें ठीक है, नहीं पढ़े तो भी कोई, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो है यहाँ पर बात करी जा रही है। ये एडिटोरियल बेसिकली पॉलिटिकल को लेके है, यानी कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस केस के अंदर भी लेटेस्ट क्या हुआ है कि जिस तरह से आप देखो जीएसटी कलेक्शंस के लिए जिस तरह से लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, या फिर अगर बात करें उसी चीज को यहाँ पर जो है मतलब लिखा गया है, तो हमारे लिए ये भी इतना फिलहाल अभी काम का नहीं है, क्योंकि इतना दमदार आर्टिकल हमें नहीं दिखा। यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसी मतलब जो सेंट्रल अधिकारी होते हैं वो किस तरह से लॉ का, एक तरह से कस्टम एक्ट का जो है किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अभी क्योंकि कल भी हमने न्यूज़पेपर उसको डिस्कस कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यानी कि आज मोटा मोटा क्या हुआ, एक हमें ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, एक हमें ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, एक हमें ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल पढ़ने हैं, जिसमें आपका एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल वो हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इस पे जाएंगे और हमारा आज का डिस्कशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए कि फ्री बी यानी कि मुफ्त कोरी या फिर इसको मुफ्त उपार, यानी तीनों वर्ड सेम ही है दोस्तों, इस चीज को हिंदी में ध्यान रखिएगा। एक अनिवार्य घटक है और इसको राज्य जो है बंद नहीं कर सकता। विश्लेषण करें, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ये बोला है कि अनिवार्य घटक है, यानी कि चीजें जो है फ्रीबीज अनिवार्य हैं और उसको राज्य बंद नहीं कर पाएगा। तो इसको विश्लेषण करने में आपको हाँ लिखना होगा और नहीं भी लिखना होगा। कि हाँ में ये आपने लिखना होगा कि भाई ठीक है, चीजें हाँ अनिवार्य से काफी फायदा होता है। नहीं में ये कि इसमें फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है लोगों को। इसी चीज को मतलब हम जो है आने वाले मतलब इसी मतलब टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल का टॉपिक की बात करें तो मुफ्त कोरी को लेकर इस विषम संघर्ष को खत्म करें, ये एक एडिटोरियल का जो हमें टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है। चलिए देखो, अभी हुआ क्या है लेटेस्ट अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2022 को ये मतलब मुफ्त उपहार का मुद्दा वापस उछाल दिया था। साथ में उन्होंने ये बोला कि फ्री बीव्स के मुद्दे के अध्ययन के लिए, जिसमें लाभार्थियों यानी कि स्टेक होल्डर्स, जो हम जैसे लोग स्टेक होल्डर्स भी आएंगे, केंद्र और राज्य सरकारों, वित्त आयोग, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे स्टेक होल्डर सेंट्रल, स्टेट, साथ में फाइनेंस कमीशन एफसी जिसको हम कहते हैं, नीति आयोग और साथ में आरबीआई, इसको लेके एक विशेष समिति गठन करी गई है। इसको लेके एक विशेष समिति का जो है गठन किया गया है। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम मुफ्त अखबार के जो मतलब हैं वो उनको हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनके तर्क को लेके यानी कि विशेष समिति गठन करिए कि इसकी हम
समिति की हम जो है रिपोर्ट संरचनालय ये कहता है कि हम समिति की जो है रिपोर्ट जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समिति ने क्या एक मूल्यांकन जो है रिपोर्ट में करेगी, तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। तो वो कहते हैं कि एक और मुफ्त उपहार जो होते हैं राज्य को खजाने को पर दबाव डालते हैं, यानी कि फ्री बीप्स के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं राज्यों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी डालते हैं और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते हैं। यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली में देखिए बात करें कि भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वाटर है, सारी चीजें फ्री है, लेकिन दिल्ली की सड़कें देखें तो बुरा हाल है, गड्ढे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। भाई अगर आप कोई चीज फ्री देंगे तो कहीं ना कहीं इसका फिर इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत नेगेटिव। फिर दूसरी ओर अगर बात करें तो मुफ्त उपहारों के पक्ष में लोगों का तर्क ये भी है कि समाज में जहां विभिन्न लोगों में पूंजी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में जमा हो जाती है तो गरीब लोग इसके शिकार हो जाते हैं, इसलिए फ्री भी जरूरत है। यानी कि समाज में इस तरह से मतलब कि एक तो अमीर तो काफी ज्यादा अमीर होता जा रहा है, एक गरीब काफी ज्यादा गरीब होता जा रहा है, तो अमीरों के लिए फ्री बीप्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन गरीब जो एक गरीब है उसके लिए फ्री बीप्स की काफी ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट जो है देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि इससे क्या है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स विषय पर इन्होंने बात करी। पहले देखो दोस्तों, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है पहले ऐसे समझे। वो ये कहते हैं, पहले आप इस फिगर्स मतलब पहले आप इसके थ्रू समझते हैं। वो कहते हैं कि एक अशास्त्रीय सिद्धांत है ये, जो व्यापक एवं धनी लोगों के ऊपर लगाए गए कर घटाने का पक्षधर होता है। यानी कि जो जो धनी लोग होते हैं, जो समृद्ध लोग होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको जो है कम करने का एक तरह से ये मतलब पक्षकर होता है। इनका मानना है कि इससे अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है और जिससे समाज को दीर्घावधि में लाभ जो है मिलता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि अमीर वर्ग का ख्याल रखने वाली नीतियां बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका फायदा सबको होगा, जिसमें गरीब भी जो है शामिल हमें देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट को। ध्यान से देखिए, अगर रिच गेन, यहाँ पर देखो यहाँ पे फिगर के थ्रू ये समझाया गया है कि रिच गेन मोर वेल्थ। अगर मोर वेल्थ आएगी तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स जॉब, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी फिर भाई अब रिच क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर जॉब्स क्रिएट होंगी तो लो स्किल वर्कर्स गेन हायर पे, इसके कारण क्या होगा भाई, हायर पे मिलेगा, इससे इंक्रीज टैक्स रिवेन्यू होगा सरकार को। और अगर रिच गेन मोर वेल्थ है तो जीवो के हायर स्पेंडिंग इन इंक्रीज डिमांड में करेंगे, जिससे मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग की तरफ हमें जो देखने को मिलेगा। यानी कि मोटा मोटा ये हमें पता चला कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट से कहीं ना कहीं समाज में जो रिच से लेके नीचे तक मतलब कि एक तरह से सबको फायदा जो है देखने को मिलेगा, ये जो थ्योरी कहती है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के परिणाम जो आए हैं इसमें यह पता चलता है कि असमानता को भी बढ़ाया गया है। यानी कि इसके परिणाम से यह पता चलता है कि इस ट्रिकल डाउन थ्योरी ने असमानता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, साथ में समावेशी विकास को भी जो कम कर दिया गया है। जिस तरह से नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ ई ने जैसे शास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना भी जो यहाँ पर करी है, जैसे जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो जोसेफ ई हैं, उन्होंने भी इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो है एक तरह से आलोचना जो है करी है। यहाँ पे वो ये कहते हैं दोस्तों कि भारत में 1990 के दशक के बाद की नव उदारवादी योजना, यानी आपको पता होगा 1991 में हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्रोप्राइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो हमने बढ़ा दिया था। यानी कि अब कोई भी आके व्यवसाय कर सकता था, कोई इशू नहीं था, हम लोग मतलब अमेरिकन भी आके इंडिया के अंदर काम कर सकते, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी पहले। लेकिन इससे पहले 1990 से पहले ये था कि कोई भी अमेरिकन कंपनी आती थी तो उसको पहले भारत से अप्रूवल लेना होता, तो सारी चीजें जो देखने को मिलती थी। वो कहते हैं कि 1990 के बाद दशक के बाद से जब नव उदारवादी योजनाएं जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सब्सिडी वाले बिजली स्टैंप की छूट, जिसमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के परिणाम के रूप में देखा जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट क्या है कि आर्थिक क्षेत्र को लेके, ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब बनाती है, मतलब ई मतलब कि SEZ जिसको हम सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि टैक्स छूट दी जाती है, 10 साल तक जो टैक्स छूट दी जाती है। अगर कोई SEZ में अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको 10 साल तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, राइट। इसके बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी जो बनाए जाते हैं, इसमें भी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर कोई आती है तो उसको जो है टैक्स में काफ़ी थोड़ी बहुत जो है छूट यहाँ पे दी जाती है। इसी के जैसे अगर हम देखें तो जैसे सब्सिडी वाली बिजली और स्टैम्प शुल्क की छूट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट को जो है दर्शाती हैं। यानी कि इससे ये होता है कि इसके रूप में जो देखा जाता है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स में हाल ही में 30% से लेकर 18% की कटौती शामिल है। यानी कि इसमें ये भी देखा गया कि 13% से लेकर 80% तक जो कटौती जो है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में भी जो है कर दी गई है। ये सब जो है अगर बात करें ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स के कारण ही देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि उनका मानना यही है
कि अगर हम अमीरों के टैक्स में कमी करेंगे तो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि गरीबों को फायदा होगा, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी गरीबों को कोई ज्यादा फायदा जो है देखने को नहीं मिला है। वो कहते हैं कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में वो कहते हैं कि 2021 तक भारत के जो शीर्ष 1% के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% था। यानी कि विश्व असमानता रिपोर्ट यहाँ पर 2022 में ये कहती है कि भारत के शीर्ष 1% के पास कुल राष्ट्रीय आय का करीब 22% जो है हमें देखने को मिलता है। और वहीं पर शीर्ष अगर हम बात करें तो 10% के पास आय का 57% का हिस्सा जो है हमें सबसे ज्यादा जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से अगर हम एनालाइज करें कि भारत में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास राष्ट्रीय आय यानी कि कुल जो टोटल आय होती है भारत की उसका 22% हिस्सा रखते हैं, और वहीं अगर 10% कर दें अगर हम इसको तो वहीं पर 57% जो है आय होती है। यानी कि सिर्फ 10% लोगों के पास मोर देन मतलब 57% आय है, बाकी 90% लोगों के पास यानी कि 43% आय ही देखने को मिलती। तो सोचो इतनी ज्यादा हमारे पास हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटी का चलन जो हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि अन्य उदाहरण में एक शोध पत्र जिसमें भारत में धन असमानता वर्ग और जाति 1961 और 2012 तक में कहा गया कि भारत के उच्च जाति के परिवारों ने राष्ट्रीय औसत वार्षिक घरेलू आय से लगभग 47% अधिक अर्जित किया। वो कहते हैं कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं ब्राह्मण ये सब, तो वो कहते हैं कि उच्च जाति ने 47% जो है अधिक धन जो है अर्जित किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक शोध पत्र कह रहा है जो यहाँ पर द हिंदू जो है लेके आया है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि शीर्ष कॉर्पोरेट बोर्ड के सदस्यों में 93% और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में करीब 61.8% का स्वामित्व जो होता है उच्च जातियों के पास है। इसलिए प्रोत्साहन के रूप में मुफ्त में उच्च जाति अभिजात वर्ग को लाभ मिलता है। वही यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे वो ये प्रूफ करना चाहते हैं दोस्तों कि उच्च जाति के पास ज्यादा जो है लाभ पहुंचता जा रहा है, तो जिसके कारण जो गरीब दलित लोग हैं उनको जो है इस तरह का जो लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में वो कहते हैं कि विभेद कर का बोझ, यानी कि आज के समय की बात करें तो भारत सरकार जो क्या कर रही है कि केंद्र सरकार ये करेगी प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स की तुलना में जो है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर पर अधिक भरोसा करती है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स लगाने से ये होता है कि इन्फ्लेशन हो गया और भी जो प्रोडक्ट हो गए उन पे जो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी अगर कोई राज्य अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाता है तो जिसमें फिर जो है महंगाई की मार ज्यादा हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर मान लीजिए पेट्रोल पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो जब पेट्रोल महंगा हो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्ट अगर आपकी सिर्फ इनकम के ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा तो उससे फिर कोई ज्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए भारत की यहाँ पे गणित यहाँ पे उल्टा देखने को हमें ये मिल रहा है कि सरकार जो प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों की तरफ अधिक भरोसा करती है। वो ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष करों को 30% से घटाकर 18% तक कर दिया गया है था, अप्रत्यक्ष कर जो बोलते हैं कि 2014 से 21 के बीच कई गुना जो है बढ़ गए हैं। वो ये कहते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो है 2014 से लेके 2021 तक कई गुना बढ़ गए हैं। इसमें ईंधन और भोजन पर भी जो है क्या नाम है कर शामिल है, यानी कि ईंधन पे और साथ में भोजन पे भी जो कर शामिल है, जिस पर गरीब एक का मतलब जो गरीब होता है एक बड़ा हिस्सा जो है खर्च करता है। जैसे इस गरीब जो है बड़ा हिस्सा खर्च करता है, इसको थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सीईओ है और यहाँ पे एक लेबर है, ठीक है भाई। लेबर मान लो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, एक सीईओ मान लो 3 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। ध्यान समझना, अगर वो भी आटा चावल दाल ये सब सब्जी उब्जी खाता है तो मान लो मैक्सिमम 5,000 रुपये खर्च करेगा। वहीं पे अगर लेबर होगा तो ज़्यादा अगर बात करें तो 4,000 रुपये खर्च करेगा अगर ठीक ठाक खाना खा रहा है तो। लेकिन ये अपनी इनकम का, ध्यान से समझना, ये अपनी इनकम का करीब 40%, भाई 10,000 में 4,000 का खाना खा जा रहा है, 40% जो है अपना हिस्सा जो है सिर्फ फूड पे दे रहा है। वहीं अगर हम 3 लाख का 5% निकालें तो मुश्किल से हार्डली मेरे हिसाब से मुझे लगता है 1.5% के हिसाब से कहीं ना कहीं जो है ये मैक्सिमम अगर देखें तो ये अपना जो है फूड पे खर्च कर रहा है। ध्यान समझो, देखो परसेंटेज पे आओ, परसेंटेज यहाँ 40% फूड पे खर्च कर रहा है, यहाँ पे ये 1.5% जो फूड पे खर्च कर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमारे लिए जो इनइक्वालिटी जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जैसे कि जो केंद्र सरकार प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है, साथ में जो टैक्सेस हैं उसमें गरीबों पर बहुत ज्यादा मतलब जो गरीब होते हैं काफी बड़ा हिस्सा जो है खदान के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी आय गरीबों पर वित्तीय बोझ भी डालती है जो बदले में उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप असमानता और कम विकास जो है हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि तमिलनाडु जैसे राज्य
राज्य इस असमानता को सामाजिक कल्याण उपायों मुफ्त के रूप में मतलब उपहास के माध्यम से हल करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इन्होंने तमिलनाडु का एक केस स्टडी लिया है। उन्होंने ये बोला कि महिलाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त बस पास ने न केवल परिवारों को ईंधन की लागत बचाई, साथ में बल्कि अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो, जब मुफ्त बस पास मिलेगा तो इससे क्या होगा भाई, मान लो कोई लेडी है, कोई डेली बेसिस पर अगर बस पकड़ती है तो उसके कुछ पैसे सेव होंगे, एक तो ये बात। दूसरा, अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई महिलाएं भी बाहर निकलेंगी, ठीक है मुफ्ती तो चलो कुछ काम कर लेते हैं, जिससे आर्थिक रूप से स्थिर परिवार और महिला सशक्तिकरण भी होगा। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा सशक्तिकरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ वो कहते हैं कि मुफ्त मध्यम जो भोजन है, जो मिड डे मील जिसको कहते हैं, अब जो है ब्रेकफास्ट भी जो फ्री कर दिया गया है, ने सामाजिक रूप से पिछड़े माता पिता को अपने बच्चों को कम से कम भोजन के लिए स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं कि भाई अगर मुफ्त हम भोजन दे रहे हैं तो एटलीस्ट माँ बाप भी बोलेंगे जाओ यार वहाँ 2 वक्त का मतलब कि बच्चे खाना खा लेंगे, तो एटलीस्ट हमारे जो गरीबी की मार जो हम पे पड़े वो थोड़ी कम पड़ेगी। जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बाल श्रम की बुराइयों को नियंत्रित करने मतलब कि नियंत्रण में रखा गया। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा प्रदान करी गई। यानी कि जो बच्चे अब इधर उधर काम करते हैं तो उनको बुरी आदतें पड़ जाती हैं, कोई चोरी चकारी करने लग जाता, लेकिन जब वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो एक तरह से उनको शिक्षा भी दी जा रही है। तो कल को वो देश के युवा मतलब कि युवा में शामिल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं देश के लिए जो है अच्छा काम जो है करेंगे। फिर इन उपायों के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में 52% के हिसाब से एक उच्च स्थानक नामांकन अनुपात, जिसको हम हायर ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो मतलब कहते हैं, तो तमिलनाडु को 52% के हिसाब से जो है एनरोलमेंट मिला। यानी कि ये पता चला कि अगर मान लीजिए 12th क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 12th क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन में यानी कि 52% यानी कि 52 बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे। हालांकि 48 बच्चे छोड़ देंगे, शायद उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, लेकिन 52% जो बच्चे होंगे वो जो है ग्रेजुएशन में जो है अपना नाम लिखवाएंगे। इसको हम हायर ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। वो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय औसत से अब जो 27% से दुगना है। जो हमारी राष्ट्रीय औसत है वो 27% है मतलब ग्रेजुएट मतलब हायर ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो में, लेकिन वही तमिलनाडु का 52% है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये सब जो है फ्री बीप्स के कारण हो रहा है। तो वो कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में 41% से भी अधिक है, जहां अमेरिका के अंदर 41% जो ग्रेजुएट में शामिल होते हैं, लेकिन तमिलनाडु में 52% है। तो एक तरह से फायदा तमिलनाडु को, तो किसके कारण हुआ, फ्री बीच के कारण। वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स 2009 में उन्हें प्रकाशित एक पेपर ने गांव में मुफ्त रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की सराहना करी थी। उन्होंने बोला कि 2009 में एक पेपर ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में मतलब रिलीज हुआ था, उसमें ये बोला कि भाई जो भारत के अंदर जो तमिलनाडु के जो गांव है वहां पे रंगीन टीवी जो बांटे गए थे, तो उसकी भी काफी ज्यादा सराहना करी थी, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई थी। साथ में महिला सशक्तिकरण को भी सक्षम बनाया गया था। महिलाएं जो बड़े पैमाने पर घर के अंदर थी, प्रथागत प्रथाओं या घरेलू कर्तव्यों दृश्य मीडिया के माध्यम से अब वो बाहरी दुनिया से जो है जुड़ने में सक्षम भी हो गई थी। इसने आत्मसम्मान सुनिश्चित किया, क्योंकि महिलाएं और बच्चे अपने घरों में टीवी देखने में सक्षम थे, ना कि उन लोगों के घर में जाने के लिए जो अमीर हैं और उनके पास जो है सिर्फ टीवी है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसी के कारण अब इसके दूसरा पक्ष भी इन्होंने दिखाया कि इसके अलावा अभिजाते यानी कि इलाइट जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट कर में कमी 30% से 18% के परिमाण स्वरूप केंद्र सरकार को 2019 और 20 में और 2020 और 21 में करीब 1.84 लाख करोड़ का जो है राजस्व नुकसान जो है हुआ है। और साथ में 2021 और 22 में करीब 1 लाख का अपेक्षित मतलब कि नुकसान हुआ है। यानी कि 2021 और 22 में करीब 1 लाख करोड़ का जो है बात करें तो अपेक्षित नुकसान जो है हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ प्रमुख मुफ्त उपहारों की लागत को पार कर गया है। जैसे कि अब वो ये कहते हैं कि देखो इतना नुकसान हो रहा है तो फिर हम जो है फ्री बीप्स क्यों बंद कर रहे हैं। हालांकि मुफ्त रंगीन टीवी का जो बजट था सिर्फ 750 करोड़ था, महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास वो 1250 करोड़ था, बच्चों के लिए मध्य मिड डे मील जो थी वो सिर्फ 1823 करोड़ था। अगर इनको कंपेयर भी कर ले तो भी ये 5000 करोड़ के अंदर अंदर है। वहीं पर जो केंद्र सरकार है वो करीब 1-1 लाख करोड़ का जो नुकसान करवा रही है। तो अब आप बताइए कि स्टेट सही है या राज्य सही है। यहाँ पे यही क्वेश्चन जो है उठाया गया। वही कहते हैं कि एक वित्तीय संघीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जैसे कि भारत जो है सहकारी संघवाद को अपनाता है, जहां संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने और नीतियों बनाने में सहयोग करते हैं। यानी कि सहकारी संघवाद में ये होता है कि भाई ना केंद्र ज्यादा इंटरफेयर करेगा, ना राज्य ना ज्यादा इंटरफेयर करेगा केंद्र के विषयों में, और ना ही केंद्र मतलब कि इंटरफेयर करेगा राज्यों के विषय में। वही कहते हैं कि आर के गर्ग बनाम भारत संघ में जो 1981 में हुआ था और बाल्को,
ठीक है, कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, ये कुछ केसेस हैं, इनको आप प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि केसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसको आप जब अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो आपको एक अलग ही मतलब अलग ही मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं कि न्यायालय ने माना कि आर्थिक नीतियों से संबंधित कानूनों को अधिक सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। कहा कि अच्छी आर्थिक नीतियां न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह से तर्कसंगत अगर फ्री दी जाती है तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता ही नहीं है। इन्होंने इस कोटेशन के आधार पर जो ये माना, वो बोलते हैं कि अच्छी आर्थिक नीतियां न्यायिक समीक्षा के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। साथ में वो ये कहते हैं कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य में मतलब बहुचर्चित मुफ्त उपहार योजना में रंगीन टेलीविजन, मिक्सर ग्राइंडर को चुनौती को भी खारिज कर दिया था। उसने ये बोला कि सुप्रीम न्यायालय ने ये बोला कि भाई इससे कहीं ना कहीं वुमेन्स को फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो इसलिए हम इन चीजों को जो है मतलब कि इसको कोई चुनौती नहीं देंगे, इसलिए इसको मध्य याचिका को जो है खारिज भी जो है कर दिया था। फिर यह पता चलता है कि कोर्ट ने कहा कि उपहारों का वितरण राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के कर्म से संबंधित है। जिस तरह से हमारे डीपीएसपी में चीजें मेंशन है कि राज्य सरकार नागरिकों को सतत करने के लिए प्रयास करेंगे, तो इस तरह से जब डीपीएसपी में जब हमारे सिद्धांत हैं तो इसलिए इसको जो है खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसलिए कारण मतलब कि फ्री बीप्स को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्री बीप्स अगर राज्य सरकार देना चाहे तो वो दे सकती है। फिर वो कहते हैं कि 2014 में योजना आयोग के उन्मूलन के कारण राजनीतिकरण इसका जो है किया गया और वित्त आयोग राजकोषीय हस्तांतरण के लिए एकमात्र संस्था जो है बन गया। इससे केवल राजकोषीय मामले में राज्यों की संघ पर निर्भरता बढ़ी है और केंद्र और राज्यों से में ज्यादा अविश्वास पैदा करेगी। यानी कि इससे क्या होगा कि भाई पहले तो योजना आयोग आता था तो कुछ वो भी फंड्स देता था, लेकिन जब योजना आयोग को खत्म ही कर दिया गया और अब जो है सिर्फ राज्य जो है ज्यादातर एक तो जीएसटी कलेक्शन और साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजकोषीय हस्तांतरण के ऊपर ही जो है ज्यादा निर्भर करते हैं, तो जिसके कारण अब जो है भारत और मतलब कि केंद्र और राज्य में काफी ज्यादा टसल जो हमें देखने को मिल रहा है और साथ में एक तरह से अविश्वास भी जो है देखने को मिलेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसके अलावा राजकोषीय संघीय व्यवस्था में राज्यों या क्षेत्रों से स्वतंत्रता की अपेक्षा भी की जा सकती है। सामाजिक कल्याण के उपाय एक राज्य से दूसरे राज्य में एक दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं। वही कहते हैं कि जो सामाजिक कल्याण के उपाय हैं वो हो सकता है एक राज्य में अलग हो, दूसरे राज्य में अलग हो, उनकी विभिन्नता हमें देखने को मिल सकती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में यह मुफ्त पेयजल हो सकता है। केरल में यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हो सकता है। और तमिलनाडु में बालिका सशक्तिकरण में सहायता के लिए शैक्षिक या विवाह सहायता के लिए एक निःशुल्क बस पास भी जो जारी यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस प्रकार संबंधित विधायिका और कार्यपालिका के लिए उस क्षेत्र के लिए सामाजिक कल्याण उपाय को जो है तैयार यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर भी कहते हैं कि एक केंद्रीय समिति की सिफारिश करके ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को सामाजिक आर्थिक विविधता पर विचार किए बिना ही समान मुद्दों का समान करने वाली एक प्रशासन इकाई संभाले। वो कहते हैं कि अब इन्होंने आलोचना ये करी है कि जिस तरह से केंद्रीय समिति की सिफारिश करी गई, ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ठीक है केंद्रीय समिति बनाएंगे, वही कहते हैं कि केंद्रीय समिति बना दी लेकिन हर राज्य की अपनी एक विविधता है, तो क्या उस विविधता का ध्यान में रखा गया या फिर सिर्फ वन साइज फिट ऑल के बारे में सिर्फ जो है यहाँ पर बात करके जो है छोड़ दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि यह कदम न केवल राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बल्कि राज्यों के संघ के रूप में भी भारत के विचार के लिए प्रतिकूल होगा। अगर ऐसी बात हुई तो इन फ्यूचर में हो सकता है कि भारत क्या मतलब कि हम जो अगर बात करें तो राज्यों के संघ के रूप में भारत के विचार यानी कि भारत के ऊपर भी इस तरह के विचार आ जाएंगे, यानी कि क्या हम इस राज्य में भारत के साथ मिलकर क्या हमने गलती करी, तो इस तरह के विवाद भी इन फ्यूचर में जो है उठ सकते हैं। जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भी जो इस तरह से बताया गया कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए जब तक यह धारणा कि अभिजात वर्ग को प्रदान किए गए प्रोत्साहन सकारात्मक आर्थिक उपाय हैं जबकि गरीब को प्रदान किए जाने वाले मुफ्त प्रदान किए जाते हैं, यह विषम संकट मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अभिजात्य वर्ग जो होते हैं उनको अगर प्रदान किया जाए तो वो प्रोत्साहन है और गरीब को दिए जाए तो ये मुफ्त है, तो इस चीज की मतलब कि हमें मतलब इस पर काफी ज्यादा गहन विश्लेषण करना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे अगर इस पर गहन विश्लेषण नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा संघर्ष भी जो है देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया, फटाफट इसको थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। इसमें मैं जस्ट एक मोटे मोटे मुद्दों को लेकर बात करूंगा क्योंकि हालांकि इससे मेंस का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता लेकिन हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। अभी वो विकीलीक्स बानो आपने देखो, इनको लेके अगर बात करें तो गुजरात के 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में जीवन बचाने वाली महिला जो है बिल्किस बानो, ठीक है, जब वह गर्भवती थी कि सामूहिक बलात्कार और 2002 में उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 2008 में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों को इस हफ्ते जो है गुजरात जेल से रिहा किया गया है। ठीक है, अब कहते हैं कि यह जो मतलब इनको जो जेल दी गई थी वो दी गई थी एक विशेष केंद्रीय जांच
ब्यूरो न्यायालय 2008 में पुरुषों को आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई थी। इनकी रिहाई अन्यायपूर्ण लगती है, इससे जैसे कि एडिटोरियल कहता है, जबकि इस मामले में लागू कानून इन लोगों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार को शक्ति देता है निर्णय की वैधता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। देखो मोटा मोटा मैं देखो दोस्तों ये पीपीटी पढ़ लेना, मैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं मेन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं मेन 2 ही पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इन्होंने एक तो ये बोला कि एक तो 1992 का एक नियम आया, इस नियम में इन्होंने ये बोला कि भाई जो लोगों को अगर कोई बलात्कार के केस में अगर कोई मतलब कि बंदा जाता है तो उसको पहली बात तो आजीवन कारावास दिया जाता है, राइट। तो फिर इनको क्यों छोड़ दिया गया? अगर हम उसके मतलब कि मैनुअल्स के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से चलें या फिर मतलब कि स्टेट के हिसाब से चलें, ठीक। दूसरा इन्होंने ये मुद्दा बोला कि 2014 के बाद से एक मतलब कि एक संशोधन किया गया। उन्होंने ये बोला कि ध्यान से समझना, उन्होंने ये बोला कि 2014 के बाद से जो लोग ठीक है मान लो कोई बलात्कार के केस में है तो उनको भी जो है नहीं छोड़ा जा सकता, उनको भी जो है नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि इन्होंने ये इसमें सीआरपीसी का एक नियम भी साथ में इन्होंने अटैच किया। इन्होंने ये बोला कि सीआरपीसी के नियम के साथ कि अगर मान लो कोई बलात्कार के केस में या कि इस तरह के केस में अगर कोई आदमी आगे आता है तो उसको एटलीस्ट 14 साल की सजा जो है काटनी पड़ेगी। हालांकि इन्होंने 15 साल की सजा काटी, तो इसलिए ये तो सीआरपीसी का जो नियम वो खत्म हो गया, क्योंकि इनको 15 साल के बाद छोड़ा गया। तो मिनिमम इसकी स्टेज यही थी कि कम से कम 14 साल तो इसकी होनी चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पर अब जो मतलब कि राज्य सरकार को थोड़ी सी पावर दी गई और जिसके कारण सारी चीजें जो है ठीक ठाक हो गई। तो इसके कारण इन्होंने ये बोला कि हालांकि इनको रिहाई कर दी गई, लेकिन साथ में ये मुद्दा ये भी उठाते हैं कि जिस तरह से इनका जो है सत्कार किया जा रहा है, हालांकि इन्होंने एक महिला को ही तो उत्पीड़न किया है, उनका जो बलात्कार किया है और उनके परिवार वालों को मारा है, तो आखिर वह है तो अपराधी ही। भले ही उन्होंने जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसको समाज में एक डिफरेंट एंगल से क्यों देखा जा रहा है? क्या इसलिए कि वो इन्होंने मुस्लिम महिला के साथ रेप किया, उनके मुस्लिम परिवार वालों को मारा? क्या वो इस नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसमें ये चीजें नहीं देख हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आखिर जो अपराधी तो अपराधी ही जो है होता है और उसमें जो है कोई विभेद जो है हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे इसी एडिटोरियल ने 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसी चीज को लेके जो है डिस्कस यहाँ पर किया गया। तो आज के एडिटोरियल इतना ही दोस्तों, फिर परसों मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।